Welcome, sir. Come. Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए। नीरज, जी सर। शिवपुरी से संबंध है आपका, मदर का? हाँ मैम, माँ का है। शिवपुरी में क्या खासियत है, क्यों पॉपुलर है शिवपुरी? सर शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क है। और सर कुछ जो मतलब पुराने जो घराने हैं उनकी छतरियाँ भी मौजूद हैं वहाँ। अच्छा। और अभी सर रामसर साइट है एक, सांख्य सागर, जो माधव नेशनल पार्क में, इसलिए सर। कौन सा साइट? सांख्य सागर। नहीं, कहाँ, क्या साइट है वो? रामसर साइट। रामसर साइट। जी सर। क्या है रामसर? सर जो आर्द्र भूमियों के लिए संरक्षण के लिए जो रामसर कन्वेंशन हुआ 1971 में, वो सर एक जो वो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए उपयोग मतलब जो एक गाइडलाइन जारी करते हैं, तो उस संरक्षण के लिए जो एक तो आर्द्र भूमि का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए? सर क्यों वो पारिस्थितिक तंत्र के से माध्यम से वो हॉटस्पॉट के रूप में एक जाना जाता है, तो हॉटस्पॉट है। जी सर। अच्छी बात है। अच्छा, नेशनल पार्क इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है या एक्स सीटू? नेशनल पार्क, सर नेशनल पार्क इन सिटू कंजर्वेशन का पार्ट। क्या अंतर होता है दोनों में? सर इन सिटू में जो वहाँ जो मौजूद प्रजातियां, वन्य जीव हैं, ऐसे वनस्पति हैं, उनका संरक्षण किया जाता है वहाँ जो मौजूद हैं, जो स्थानीय रूप से मौजूद है वहाँ। और सर एक्स सिटू में ये किया जाता है ऐसे जो चिड़ियाघर है जो एक्स सिटू का है, उनका जो स्थानीय निवास नहीं होता, वो बाहर से लाके वहाँ उनका संरक्षण किया जाता है। भारत सरकार अभी कुछ टाइगर्स को शिफ्ट करने की बात कर रही थी कुछ समय पहले। टाइगर्स अभी कहाँ है? एशियन टाइगर्स, एशियाटिक लायन, सॉरी एशियाटिक लायंस। जी सर। कहाँ है ये अभी? सर अभी गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। तो उसको कहीं शिफ्ट करने की भी बात हो रही थी, हैबिटेट चेंज करने की। जी सर, पहले हुई थी कूनो नेशनल पार्क में, जो लेकिन सर वो पूर्ण तरीके से वो आगे क्यों, क्या समस्या आ सकती है अगर हैबिटेट चेंज करना चाहें हम किसी स्पीसीज का, तो किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं? सर चुनौतियाँ उसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे उसके लिए जो वहाँ मौजूद है वनस्पति वगैरह, और बाकी जो क्लाइमेटिक रीजन है, टेम्परेचर है, सर वो हो सकता है। नहीं, मुझे इकोसिस्टम के व्यू पॉइंट से बताइए। इकोसिस्टम, सर सॉरी सर जानकारी। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताइए मुझे कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है भारत में, उसमें हम कैडर एलोकेट करते हैं। जी सर। आपको ऐसा लगता है कि कैडर की पॉलिसी हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मार्ग में व्यवधान है, विकास के मार्ग में? क्योंकि मान लिया उत्तर प्रदेश का कोई लड़का है जिसको हमने भेज दिया केरल, बाय द टाइम ही अंडरस्टैंड्स लैंग्वेज और बाकी चीजें, तो उसको काम करने में समस्या होती है। सर ये रीजन तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कार्डर को खत्म ही कर दें, क्योंकि सर भारत एक विविधता वाला देश है, और एक अगर उत्तर प्रदेश का कोई कैंडिडेट है उसको सर तमिलनाडु का कल्चर भी जानने का अवसर मिलता है उसके माध्यम से, और सर ये इंटीग्रेटेड नेशन का एक पार्ट है सर कार्डर। मार्ग में व्यवधान नहीं विकास में? सर मुझे लगता है ये सर लैंग्वेज का एक अंतर होता है थोड़ा बहुत, तो सर वो उसका व्यवधान इतना ज्यादा तो मुझे लगता नहीं है। तो क्रॉस कल्चरल प्रॉब्लम्स भी तो हो सकती हैं? सर हो सकती हैं, लेकिन मुझे इतना ज्यादा उसमें इशू नहीं है सर। अच्छा सर। सर जी, नीरज जी सर। अच्छा, तो नीरज जी हमको ये बताइए कि जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, तो किसी ने हिस्ट्री लिखी है तभी तो हम पढ़ रहे हैं। जी सर। तो हिस्ट्री के सोर्सेस क्या क्या है? सर दो सोर्सेस होते हैं मेनली, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। तो सर साहित्यिक स्रोत में ऐसे देसी साहित्य आते हैं, विदेशी विवरण आता है। ऐसे देखिए कि हमारे पास में वेद, पुराण, उपनिषद ये सब हैं। जी सर। उसमें पुराण एक ऐसी चीज है जिसमें कि बड़ी सी कहानियां हैं। जी सर। बहुत सा विवरण है, बहुत सी लड़ाइयों का भी विवरण है। जी सर। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री के ये सोर्सेस हो सकते हैं? जी सर, सोर्सेस तो हैं हिस्ट्री के। फिर पर ऐसा तो हिस्ट्री की किताब में पौराणिक विवरण को तो लिया नहीं है सर। अब उसमें लिखा हुआ है कि रथ थे, हैं, और इस प्रकार के हवाई जहाज भी थे, किसी में चिड़िया भी बात कर रही, किसी में कीड़ा भी बात कर रहा है।
है, ऋषि मुनि से बात कर रहा है, लिखा हुआ है। पर हमारी किसी भी हिस्ट्री की किताब में ये ज्यादा इन सब विषयों पर ध्यान नहीं दिया गया है। सोने की लंका के बारे में भी नहीं बताया हुआ है। कैसे करें? जी सर, जो कुछ जो पौराणिक कथाएं हैं जैसे महाभारत है और रामायण है, उनके बारे में सर ऐतिहासिक रूप से एविडेंस नहीं है, तो उनको सर ऐतिहासिक स्रोत के ऊपर मानने, मतलब ऐतिहासिक स्रोत जो मेनली स्रोत होते हैं उनको रूप में नहीं माना जाता उन्हें। लेकिन सर मौखिक इतिहास की कोई ऐसी विधाएं हैं उनमें उनको सर माना जाता है। जैसे अगर रामायण या महाभारत में देखें, अपनी जो भारत का इतिहास में ले जी सर, तो सबसे पहले कौन सा इतिहास काल आता है उसमें? काल काल सर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना पुराना हुआ समझिए? सर आज से लगभग मान लो 2400-2500 वर्ष, मतलब ईसा से कितने साल पहले? ईसा से मान लो सर आप 2600 BC। अच्छा, तो महाभारत और रामायण सर इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि मतलब जो महाभारत है उत्तर वैदिक काल में, मतलब 900 BC की ऐसा कुछ माना जाता है। हाँ, लेकिन सर लिखी बाद में गई है, 6वीं शताब्दी। लोहे का जो इजाद है, जी सर, जी लोहे का इजाद पहले हुआ ना कॉपर का इजाद पहले हुआ? सर कॉपर का। तो उस समय जो चीजें बनी हैं, जो लिखी हुई है रामचरितमानस वगैरह में, तो क्या पॉसिबल थी क्या अगर लोहे और कॉपर का इजाद नहीं था उस समय? तो आई एम टॉकिंग एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री। जी सर, जी। हाँ, तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री मानने में क्या क्या दिक्कत है? सर मेनली है कि जो हम जैसे अगर काल का विभाजन देखें तो सर कॉपर भी है, उसके बाद लोहा आता है, तो सर उनका जो रामायण का जो प्रॉपर एविडेंस है वो नहीं मिल पाता। अच्छा, दूसरा चीज इनको बताइए कि जो विदेशी लोग आए थे, ट्रेवलर, जी जी, जिन्होंने कुछ कुछ लिखा है, उन पर क्या हम पूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं? उनको विश्वास करने में क्या कमी है? सर उन्होंने वहाँ जो वो जिस काल में आए हैं, जिस शासक के दरबार में आए हैं, उन्होंने लिखा है, जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है सर, उसके बारे में उन्होंने ये बोला है कि यहाँ बहुत सारी चीजें काल नहीं पढ़ते थे, ऐसा वैसा भी लिखा है कि, तो सर लेकिन इसको माना नहीं जा सकता पूर्ण रूप से, क्योंकि सर जो इंडिका है मेन, कभी कभी ऐसा होता है सर जो मतलब उस काल में जो बुक लिखी गई है वो परवर्ती जो वो जो राइटर हुए हैं, जैसे प्लूटार्क है, जस्टिन है, उन्होंने जो विवरण दिया उस आधार पर इंडिका का जो संग्रह हुआ है एक तरीके से, तो उसमें सर ऐसा होता है कि परवर्ती काल की जो बातें हैं वो सम्मिलित हो सकती हैं। तो कभी कभी सर आज अगर आपको नई तरह से इतिहास की किताब लिखने को कहा जाए, जी सर, और ये कहा जाए कि इस प्रकार की चीजों को भी आप उसमें शामिल करिए, तो आपको शामिल करने में क्या दिक्कत आएगी या कर पाएंगे? सर कैसी सर, मतलब पुरानी चीजें जो रामायण और महाभारत के समय की चीजें हैं, वो घटनाएं, उनको कहा जाए कि इतिहास नया लिखिए, नए इतिहास में इनको डालिए। सर एक कार्य तो वैसे हिस्टोरियन का होता है, जो प्रोफेसर होते हैं मेनली उनका होता है। आप भी प्रोफेसर हो सकते थे? जी नहीं? जी सर, हाँ, 2018 में आपने भी किया। सर ठीक है, तो सर उसका ये हो सकता है कि हम जैसे कोई इतिहास लिखें सर, उसमें ये मेन पैरामीटर ये होता है कि एविडेंस के साथ साहित्यिक स्रोतों का आकलन किया जाए, मूल्यांकन किया जाए, उस बेस पर सर इतिहास लिखा जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर एक पक्ष इसका ये देखा जाए कि महाभारत में जैसे होता है पशुपालन था, जैसे उत्तर वैदिक जो ट्रांजिशन फेज था ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में सर पशुपालन ज्यादा वो प्रचलित था, उत्तर वैदिक काल में कृषि जो आ गई है संरचना का विकास होता है। तो सर कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए, महाभारत में देखा जाए तो वहाँ पशुपालन के साथ मतलब ऐसा है कि जो महाभारत में देखा जाता है वहाँ पशुपालन बहुत मिलता है। तो सर एक पक्ष तो ये हो सकता है, लेकिन अगर एविडेंस के माध्यम से देखा जाए तो सर एविडेंस के माध्यम से वो प्रॉपर जो इतिहास लेखन होती है उस पर खरी नहीं उतरती। अच्छा, ये बताइए कि आपकी एक हॉबी है शायरी की भी? जी सर, ठीक है, पर मैं समझता हूँ कि आज के काल में शायरी का कोई स्थान नहीं है, ऐसा है क्या? कुछ भी स्थान नहीं है, किसी भी काम में नहीं आती है, ना डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में काम आती है, ना कहीं काम आती है, ना कोई ब्यूरोक्रेट को काम आती है। आप ब्यूरोक्रेट बनने बैठे हुए हैं, तो शायरी करने बैठ जाइएगा कपड़ा पहन करके वाला, टोपी वाला, तो मुश्किल नहीं हो जाएगी? सर है सर, हॉबी है शायरी करना, और ऐसी बात नहीं है कि इसका कहीं उपयोग नहीं हो सकता। अच्छा, सर संवाद में उपयोग हो सकता है लोगों से,
लोगों से जुड़ने का एक माध्यम हो सकता है शायरी। और ये भी है कि सर जैसे मैं लिखता हूँ तो मुझे एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, तो मैं काम करने में ज़्यादा मगन हो जाता हूँ फिर उसके बाद। अच्छा, ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो नीरज, आप आजकल क्या कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपने बताया आपका ये 5वां अटेम्प्ट है जी सर। और पहली बार आपने मेंस क्लियर किया है और जी पहला आपका इंटरव्यू, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। Thank you, आपने वो किया है। परंतु इसमें इतने साल में अब आप क्या कर रहे हैं इन एडिशन टू प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स? सर प्रिपरेइंग मैंने सर एमए किया है। बीच में मैंने मतलब ड्रॉप लिया 2 साल का प्रिपरेशन के लिए। तो सर ऐसे ही कोविड के टाइम पे फिर कहीं ऐसा प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाई, तो मैंने एमए में एडमिशन लिया। तो चलो एमए करते हैं। फिर उसके बाद मैंने जेआरएफ भी क्लियर किया। क्या किया? जेआरएफ और नेट जेआरएफ यूजीसी। तो सर फिलहाल मेरी हिस्ट्री, सर फिलहाल मतलब मेरा ये 2023 मेरी एमए कंप्लीट हुई है। उसके साथ अभी सर ये फिर इसी में लग गए, इसी में फ्री हो गया मैं इस वक्त। ठीक है, तो आपका एमए का ये था, हिस्ट्री में आपने जी सर किया है। अब हिस्ट्री के बारे में ये भी कहा जाता है दैट हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स ऑफ वॉर्स। जो जब कोई लड़ाई होती है, जंग होता है, जो जीतते हैं वही इतिहास लिखते हैं। सर तो हाउ रिलायबल इज दैट हिस्ट्री? क्योंकि भारत का भी अगर आप इतिहास देखिए तो जब यहाँ पर कॉलोनियलिज्म था और वहाँ के जो आए राइटर्स, तो उन्होंने तो लिखा यहाँ पर बहुत गरीबी थी, बीमारी थी, भुखमरी थी, जो कुछ किया है वो हमने अंग्रेजों ने आकर यहाँ पर किया है। जी सर। सर वो जो अंग्रेज आए, ब्रिटिश जो राइटर थे, उन्होंने प्राचीन रंगकथा की बात की है और दास प्रथा की जो बहुत ज़्यादा वैसे लेवल पे हुई है, और बताते हैं कि भारत में इतिहास लेखन का था ही नहीं, हमने स्टार्ट किया है। सर भारतवासी इतिहास लेखन को अलग से सब्जेक्ट नहीं मानते थे, लेकिन जो समाज में चल रहा है सामाजिक तौर से उस पर वो लिखते थे। तो ऐसा नहीं है कि सर कि भारत में पहले से इतिहास लेखन मौजूद नहीं था। और सर जो औपनिवेशिक दृष्टिकोण से जिन्होंने लिखा है, जैसे J.S. मिल हैं, उन्होंने सर काल का विभाजन वंश के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर किया है। तो सर उसके प्रतिक्रिया स्वरूप सर राष्ट्रवादी लेखन में भी भंडारकर, आत्मरंग सर पांडुरंग बामनकड़े जैसे नीलकंठ शास्त्री जी हैं, उन्होंने सर लिखा है राष्ट्रवादी और राजवंशीय कला पे गुप्तों के, मौर्यों के साम्राज्य को उन्होंने बढ़ावा, उसको विवरण दिया है। तो हमारे अपने जो हिस्टोरियंस हैं, जैसे अभी रोमिला थापर हैं, इरफान हबीब हैं, तो उनके कार्यों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उनको भी बहुत चैलेंज किया जाता है आजकल। सर रोमिला थापर जो मार्क्सवादी लेखन है, इरफान हबीब मार्क्सवादी लेखन है। सर वो देखते हैं कि जो काल का विभाजन जो J.S. मिल ने किया था धर्म के आधार पर, उनकी जगह उन्होंने सर जो आर्थिक सामाजिक जो संबंध थे उनके आधार पर किया है। रोमिला थापर ने मौर्य काल के बारे में वर्णन किया है कि जो सर सेंटर में थे और जो मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर आउटर में थे, वो 3 तरह के उन्होंने बताए। तो सर अच्छा कार्य किया उन्होंने रोमिला थापर जी ने भी, और बताया कि हमें आर्थिक संबंधों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, धार्मिक पे नहीं। उन्होंने सर पर उनको तो बहुत चैलेंज किया जा रहा है आजकल। उनकी जो राइटिंग्स हैं उनके साथ सहमति तो इतनी नहीं जताई जा रही है। सर इतिहास लेखन में मतलब नई नई विधाएं उभर के आती हैं, तो सर चैलेंज किया जाता है। उन्होंने जैसे जो मार्क्सवादी सर लेखकों ने क्या किया था कि संस्कृति को ज़्यादा महत्व नहीं दिया था सर, भारतीय संस्कृति को, और निचली जातियों का कोई मतलब बहुत ज़्यादा विवरण नहीं दिया। तो जो इन्होंने भी लिखा है, रोमिला थापर ने, इरफान हबीब और जो हैं, तो इनको भी और दूसरे नजरिए से भी देखने की आवश्यकता है। जी सर। ओके, अच्छा, ये आज के काल में अगर आते हैं तो आपने बिम्स्टेक का नाम सुना है? जी सर। क्या है? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? सर ये बिम्स्टेक बे ऑफ इनिशिएटिव, बंगाल का जो नेशन है सर, उसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो उसका क्या, ये कब से शुरू हुआ, क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, आप क्या सोचते हैं, इसका भविष्य क्या है? सर ये 1997 में स्टार्ट हुआ जहाँ तक मुझे याद है। और इसका ये था कि सार्क जो वर्क नहीं कर रहा था, बिकॉज सर पाकिस्तान उस बीच बीच में मीटिंग में ज़्यादा अड़ंगे अड़ा रहा था। तो वो तो अभी शुरू हुआ है, नहीं? वो तो अभी 2014 तक तो हमने आखिरी सार्क की मीटिंग की है, समिट किया है। जी सर, उसमें एक रीज़न यही हो सकता है, लेकिन सर और भी ये जो साउथ ईस्ट नेशन के जो 2 कंट्री हैं उसमें
म्यांमार, थाईलैंड, उनसे सर एक जुड़ाव, और जो साउथ एशिया के जो कंट्री हैं, जो अपने पड़ोसी देश हैं, उनके साथ संबंधों को बेहतर किया। और सर जिस क्षेत्र में भारत काम कर रहा है, वो अपने पड़ोसी देशों के लिए भी कार्य कर रहा है। उसमें सर बिम्स्टेक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है और पड़ोसी देशों से कर सकता है, परंतु अभी तक उसने किया है कुछ ऐसा? मतलब 1997 से लेकर अब करीब कितना 26 साल हो गए। नहीं 26 सर, साल में अब क्या दिखाने के लिए क्या है? नहीं सर, प्रॉपर कर रहा है। जैसे मतलब जो अपना नाविक के नेविगेशन सिस्टम है, वो पड़ोसियों के लिए दे रहा है, बिम्स्टेक वालों के लिए। और सर अंतरिक्ष क्षेत्र में भी जो साउथ ईस्ट नेशन है, उनकी सहभागिता को बढ़ावा दे रहा है। और भारत एक नेतृत्व कर रहा है। जी सर। पर कोई FTA वगैरह तो नहीं हुआ बीच में अभी? सर मुझे आइडिया नहीं सर। ठीक है, धन्यवाद। थैंक नीरज, यू। समकालीन वैश्विक व्यवस्था को देखें जी सर। राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो 2024 में बैठे भारत में आप इस बात से संतोष जाहिर करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, UN के फॉर्मेशन के बाद तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ, या आप इस बात से दुखी होंगे कि भाई अब तो कोई देश किसी पर आक्रमण कर रहा है और UN बिल्कुल टूथलेस बॉडी की तरह मूक दर्शक बना हुआ है, चाहे यूक्रेन इशू हो, चाहे इजराइल हमास इशू हो? सर इसमें कह सकते हैं कि UN की सहभागिता होनी चाहिए, उस स्तर पर हुई नहीं। लेकिन सर UN जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, जैसे अभी इजराइल हमास वॉर में गाजा में देखा जा रहा है, UN के भी लोग शामिल हैं वहाँ, जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं और सहायता कर रहे हैं। तो सर ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि UN कुछ कार्य नहीं कर रहा है। इसमें सर एक ऐसी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए मतलब पूरे विश्व को, कि सर जो मानव जो कलेक्टिव पनिशमेंट होता है, उसको दूर किया जाए। अगर आप किसी आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हो, तो सर आतंकवाद को ही समाप्त करने के जरिए से कार्य किया जाए। किसी मतलब लोग, यही तो इजराइल कह रहा है कि बिल्कुल आतंकवाद ही समाप्त कर देंगे, हमास को खत्म कर पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कर देंगे और उसकी पूरी आइडियोलॉजी को भी खत्म कर देंगे। ये संभव है या ऐसा होना चाहिए, वांछित है, या आप कहते हैं कि नहीं, एक बेसिक मिनिमम होना चाहिए, एक डिटरेंस होना चाहिए मिलिट्री एक्शन का? सर इसमें मैं सहमत हूँ कि मिलिट्री एक क्योंकि इजराइल अगर कुछ एक्ट कर रहा है तो वो एक लेजिटिमेटली फॉर्म्ड गवर्नमेंट है, एक नेशन स्टेट है, रिकॉग्नाइज्ड। हमास एक मिलिट्री पॉलिटिकल आउटफिट है, ठीक है, उसे वो सॉवरेन नहीं है। इजराइल सॉवरेन। अब इस मसले पर आप मुझे बताइए कि UN फॉर्मेशन या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने सॉवरेनिटी वेस्ट किस पर किया? आज के वैश्विक व्यवस्था में हु इज दिस सॉवरेन? सॉवरेन समझते हैं? जी सर, संप्रभु। संप्रभु। जी सर। क्या एक व्यक्ति संप्रभु है, एक इंडिविजुअल? क्या एक परिवार संप्रभु है? क्या एक प्रदेश संप्रभु है? या मल्टीलैटरल एजेंसी संप्रभु है? क्या एक मल्टीनेशनल कंपनी संप्रभु है, या केवल देश संप्रभु है आज की वैश्विक व्यवस्था में? सर मुझे लगता है आज की वैश्विक व्यवस्था में देश संप्रभु है। देश संप्रभु है। सर। इस चीज पर आप सोचकर कुछ बता सकते हैं कि UN में कुछ रिफॉर्म्स ऐसे होने चाहिए जहां संप्रभु इकाई की तरह देश से इतर भी कुछ इकाइयों को लाया जा सके? जी सर, बिल्कुल होना चाहिए इसमें रिफॉर्म। जैसे मतलब UNSC में रिफॉर्म होने चाहिए। उसमें भारत जैसे मतलब सबसे बड़े लोकतंत्र को, या फिर अफ्रीका महाद्वीप से कहें, सर कोई नहीं आता UNSC। मान लीजिए भारत परमानेंट मेंबर होता। जी सर। मान लीजिए अफ्रीका के एक दो देश या कोई और भी देश परमानेंट मेंबर होता, तो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट रोका जा सकता था? सर यूक्रेन रशिया का मसला एक दोनों का क्षेत्रीय जो सीमा का मुद्दा है, और सर उसमें ये हो सकता है कि रूस एक UNSC पहले से मेंबर है वहाँ, तो हो सकता है कि सर नहीं भी रोका जा सकता हो, क्योंकि सर ये जो क्षेत्रीय बॉर्डर जो सीमा के मामले हैं,
वो सर आए दिन देखे जा सकते हैं। नहीं, परमानेंट मेंबर को सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या होती है? सर वो वीटो पावर रखता वीटो है। पावर है। तो आप वीटो पावर हटाने की बात कर रहे हैं या ज्यादा देशों को वीटो पावर दे दें? वीटो पावर का मतलब होता है एक भी देश अगर डिसएग्री करेगा तो खत्म। सर मेरा कहना है कि और भी जो देश हैं उनको भी वीटो पावर देनी चाहिए, जो या तो मैं वीटो वही पावर कह रहा समाप्त। हूं कि अगर भारत के पास भी वीटो पावर होता जी सर। तो भी क्या होता? अगर रूस ही है, और भारत ने क्या स्टैंड लिया? भारत का क्या स्टैंड है रूस यूक्रेन मसले पर? सर तटस्थ है भारत। तटस्थ है। जी सर। इसने रूस को ये तो नहीं कहा कि आपने गलत किया। जी सर। ठीक है, तो वीटो पावर होता तो क्या होता? सर मुझे लगता है वीटो पावर होता तो सर ये होता कि ज़्यादा एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें जो परमानेंट मेंबर हो उनके अगर ज़्यादा वोट हो जाए तो उसको वो कार्रवाई रोकनी पड़ेगी। अच्छा, तो तो ऐसा हो मेजॉरिटी, मेजोरिटी तो का फिर सर वो वीटो तो हुआ नहीं, वो तो फिर सर ऐसा वो कुछ तो मेजॉरिटी वाला मसला हो गया, उसे वीटो तो नहीं कर सकते। जी सर बिल्कुल। तो सर ऐसा कुछ बनाया जा सकता है जिसमें अगर वीटो पावर हो लेकिन उसमें सर मेजोरिटी होनी चाहिए। ये आप सजेस्ट कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, शायरी एज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, जी सर। हाँ, और गजल, जी सर। ठीक है, तो गजल का शाब्दिक अर्थ क्या है? गजल मीन्स व्हाट? सर शब्द के तौर पर गजल का मतलब क्या होता है? सर जानकारी नहीं। ठीक। नीरज, आप फार्मिंग करा है आपने, आपने लिखा हुआ है कि फैमिली असिस्टिंग जी फैमिली जी इन फार्मिंग। जी सो ये एक्टिविटी आप कौन सी एज में करते थे? हाँ जी मैम, मैं 12th पास किया था, उसके बाद मैं इसमें 2 साल तक एक्टिव रहा प्रॉपर। उसके बाद मैंने सब मैम दोबारा पढ़ाई स्टार्ट की। उसके बाद जैसे भी कभी गांव जाना होता है तो मैं करता हूँ। क्या है आपका एरिया में, क्या क्रॉप आती है? सरसों सबसे ज़्यादा होती है हमारी तरफ। ओके, काफी पहले से आपके पास वो सरसों की खेती होती है? हाँ जी मैम। ओके। सो वहाँ आपके एरिया में कोई ट्राइबल एरियाज या ट्राइबल माने पाए जाते हैं? जी मैम, हाँ मैं क्या ट्राइबल नाम? एरिया है और किस शहरी नाम है। से? अच्छा, जी मैम। उनको आपने क्लोजली वॉच करा है? हाँ जी मैम बिल्कुल। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैम सबसे उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन्हें जो रोजगार मिलता है ना, वो मैम सीजनेबल होता है। ओके। हाँ जी मैम, जैसे अगर ऐसे खेतीबाड़ी होती है तो उन्हें मजदूर के तौर पर कार्य करने का मौका मिलता है, लेकिन वो सीजनेबल ही होता है, जैसे कल्टीवेशन के टाइम पे। तो वो तो एक है। और मैम जो उनके जो घर होते हैं वो पता नहीं मैम, उनमें एक पता नहीं क्या आइडियोलॉजी है, वो पक्का मकान कभी नहीं बनाते, झोपड़ी में ज्यादातर रहते हैं। ये बहुत सोच की बात है, मतलब आप जी मैम। इसको बारीकी से देखिए, जी क्यों नहीं मैम। बनाते? जी मैम, उन्हें ऐसा लगता है, मैं बात की है हमने, मतलब सब में बात की, ऐसे घर पे भी बात करता रहता हूँ मैं, तो बोलते हैं वो गिर जाएगा तो दब के मर जाएंगे वो, ऐसा बोला जाता है मैम। तो लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें सर मकान बनाए जा रहे हैं, कुछ लोगों को समझाया जा रहा है, तो धीरे धीरे मकान उस मतलब जो एरिया है, जो एक पूरा बोलते हैं उसको, शहरिया पूरा, तो वहाँ बनाए जा रहे हैं, तो मैम धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो उनका रीजन अलग नहीं है रहने का, मतलब आप उनको अपनी कम्युनिटी में ही रखते हैं कि अलग है? आप उसका मैम setting? गांव से नजदीक ही है, ऐसा नहीं है, गांव से निकल के ही है उनका। तो मैम हो सकता है उन्हें ग्रुप में पहले से ही रहना पसंद हो। तो मिक्स करते हैं सबसे? हाँ मैम, वैसे तो मिक्स करते हैं, आते जाते हैं, जैसे घर पे भी आते जाते हैं हमारे, और सब वैसे बातचीत सब होते हैं, ऐसे संबंध है खूब, वैसे कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल कोई लर्निंग उनसे या कुछ इस तरह का एक्टिविटी जो आपको लगता हो कि हम लोग को भी अडॉप्ट करना चाहिए? और मैम मेहनत बहुत करते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं मेहनत से थोड़ा उनके बहुत मेहनत करते हैं मैम। और मैम थोड़ा उनको मतलब जंगल की भी नॉलेज है, जंगल की नॉलेज ज्यादा है। knowledge ज़्यादा है। हाँ, तो इकोसिस्टम के बारे में, Ecosystem। इकोलॉजी के बारे में जी उनकी इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है हम लोग हाँ से। मैम, ये होती है कि उन्हें मतलब ये रास्ता है, उनके पास मोबाइल भी नहीं होते, फिर भी उन्हें रास्ता मालूम होता है। जैसे एक बार हम गए थे, तो हम तो उन्हें रास्ता ज्यादा मालूम नहीं था, तो हम ज्यादा दूर गए नहीं, भाग गए। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के बारे में सुना है आपने? मैम नहीं। ट्रस्टीशिप मॉडल? ट्रस्टीशिप, जी मैम। हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और मैम ट्रस्टीशिप तो मैम महात्मा गांधी वाला
वही। हाँ, उसको इलैबोरेट करिए। अच्छा मैम, उन्होंने जो दिया था वो बोलते हैं कि जो भारत की जो गरीबी है ना, वो ट्रस्टीशिप के माध्यम से दूर हो सकती है, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी, किसी धन का वो सिर्फ ट्रस्टी है, उसका मालिक नहीं है, वो आपको सबका अधिकार है उस पर। तो हम ट्रस्टीशिप वही है। ये कौन से मॉडल में आज के जमाने में फिट होता है? आज के ज़माने में मैम एक एग्जाम्पल है नॉर्वे। नॉर्वे उसको फॉलो करता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज फॉलो करते हैं। वो कौन सा मॉडल है? वेलफेयर स्टेट के बारे में सुना है आपने? बेल पे कल्याणकारी राज्य। वेल ऑफ इग्नोरेंस, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था बीए में, जी ग्रेजुएशन मैम में? पढ़ाता था वेल ऑफ इग्नोरेंस किसे कहते हैं? मैम। नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी मैम, सोशल हाँ, कॉन्ट्रैक्ट। उसके बारे में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मैम, जो रूसो ने दी थी वही मैम, आई थिंक, मैं सोच पा रहा हूँ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वही है कि जहाँ एक समाज अपने जो भय है या डर है, अपनी सुरक्षा के लिए अपने अधिकार जिसे सौंपता है, वो और जो राज्य का एक फॉर्मेशन होता है, वो उनकी एक रक्षा करता है, तो हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के रूप में जानते हैं। इससे रिलेटेड वेल ऑफ इग्नोरेंस नहीं आता? नहीं मैम, इसी से निकला हुआ एक है रॉल्जन। मैम हो सकता है मैंने पढ़ा हो, लेकिन मैं अभी याद नहीं कर पा रहा। ओके जॉन। ओके, क्लाइमेट रेजिलियंस के बारे में 4 जो फंडामेंटल्स है क्लाइमेट रेजिलियंस के, वो बता दीजिए। क्लाइमेट रेजिलिएंट मैम, 4 स्टेप्स ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस डिजास्टर। मैम जी, एक अनुकूलन होता है, एडेप्टेशन, और एक होता है सर एक्शन, कार्यवाही। एडेप्टेशन मैम आइडिया नहीं मैं। थैंक यू। थैंक यू। मार्क्स का एक स्टेटमेंट है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स। जी सर। क्या मतलब हुआ इसका? सर मार्क्स जो कहता है कि मतलब ये है कि इतिहास पहले स्वयं को दोहराता है, वो त्रासदी के रूप में, और उसके बाद सर ये प्रहसन लगता है, मतलब ये कि मजाक लगता है, लोग उदाहरण देके बताइए मुझे। सीरियस नहीं लेते। सर मैं देख पा रहा हूँ सर, स्पेनिश फ्लू था, आई थिंक, हाँ सर, स्पेनिश फ्लू 1920 में आया था। उससे पहले भी आई थिंक एक आया था, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो वो अगर दोहराता है तो मैं उसको मानता हूँ, लेकिन ये कोविड-19 है। इसके बाद भी लोगों को ज़्यादा उसके खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं, या पहले से कोई तैयार नहीं थे। उन्होंने महामारी को या पेंडेमिक को एक अगर इतिहास दोहराते वाले में अगर प्रेजेंट के रूप में माने तो वैसे लिया सर। आप इस कथन से सहमत हैं? कैसा होता है जो मार्क्स ने कहा? सर ऐसा होता तो है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग उतने सर किसी बात को या फिर किसी घटना से उतनी सीख नहीं ले पाते, इसलिए सर बाद में वो उन्हें पछतावा भी होना पड़ता है। चलिए ठीक है, थैंक यू नीरज। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैम। सर अब तो नीरज, मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो नॉलेज है हिस्ट्री की एक बार रिपीट मारिए, एनसीईआरटी की किताब से रिपीट मारिए। जी सर। उसमें पैरा बाई पैरा दिया हुआ है ना, छोटे मोटे चीज़ों के पैरा बने हुए हैं, जी वो सर। पैरा एक बार पढ़ लीजिएगा तो उससे फायदा क्या होगा कि जो सवाल आएंगे ना उसके आंसर्स आपको टू द पॉइंट क्रिस्प आंसर मिलेंगे। जी सर। 2-3 सेंटेंस में आप बिल्कुल सही शब्द पकड़ लेंगे, जी और सर। सही शब्द का एक बार आप प्रयोग कर लेंगे तो ज़्यादा उस पर लंबा नहीं खींचेगा, उसकी जगह दूसरे अच्छे सवाल पूछे जाएंगे जो आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, वो आवश्यक है। ठीक है। और दूसरा चीज़ है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा और एनर्जी वाला रहे, जी सर। यानी इंटरव्यू हुआ आपका अच्छा हुआ लेकिन जोश नहीं आया। जी सर। हाँ, तो जोश के लिए चाहिए कि आप थोड़ा सा उसमें पार्टिसिपेटिव मोड में और रहिए, क्वेश्चन आंसर मोड से पार्टिसिपेटिव मोड में थोड़ा सा जाएंगे। जी सर। ठीक है ना? तो कोशिश करिए कि कहीं पर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा और जोर से बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। है, लेकिन रोते रोते सोते सोते नहीं बोलिए, जी सर। तब दिक्कत है। ठीक है जी सर। हाँ, जी। और मैं समझ रहा हूँ कि अगर कोई दिक्कत है शूट में ना,
कोई दिक्कत नहीं, आप खोल के आइए। ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है कि बटन बंद करके आइएगा, बैठिएगा, बटन खोलिएगा। इस एक्सरसाइज में बहुत मुश्किल है। कारण क्या है, थोड़ा भी कमी रह जाए तो खुलता नहीं। सब लोग 5 लोग आपकी तरफ निगाह करके बैठे हैं कि ये खुल नहीं पा रहा है इससे। तो उससे मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि थोड़ा भी दिक्कत आप खोल के आइए। इट्स कंसिडर्ड वेरी मच नॉर्मल। और तब क्या होगा कि आपकी शर्ट वगैरह सब सटीक बैठी रहेगी, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करें, लेकिन खोल के आ जाइएगा, आराम से बैठिए। बैठना आवश्यक है, बी कंफर्टेबल। जी ठीक है। कब है इंटरव्यू तुम्हारा? सर 1 फरवरी। चलो ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू।